हुआ और वो अमेरिका गए। उनके पहले संबोधन ने ही उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला दी थी, इतना महान वो विवेकानंद था। तो विवेकानंद के जाने से ही अमेरिका हिल रहा है और अब तक हिल रहा है, और उसके अंतिम हिलन का परिणाम हमने दृश्य ओबामा के रूप में देखा। बहरहाल वो सद्भावना लेकर आए। पहले दिन तो उन्होंने नखरा दिखाया। आप जैसे तेजस्वी बालिकाओं ने जब उनसे पूछा पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि हम तो हिंदुस्तान में आए, यहाँ की बात करेंगे, वहाँ की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? जब आप एक मिशन लेकर आए हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी। और बंबई से दिल्ली आते आते तक वो खुलकर मुखरित होकर बोलने लगे कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि आतंकवाद पाकिस्तान से आता है। वो जो बंदर बांट करने वाला था कि इस दिल्ली को भी बराबर बराबर कुछ गड़बड़ करो, वो नहीं कर पाए। तो वो किसने रोका? हमारे बालकों ने रोका, हमारी ऊर्जा, नई ऊर्जा ने रोका, हमारे राजनयों ने नहीं रोका, दूतावास के अधिकारियों ने नहीं रोका। उसने रोका जिसने के टोका। तो ये टोकना जो है ये युवा ही कर सकता है, उसके अंदर ज्यादा चेतना है। अभी दुबे जी बोल रहे थे कि तुम अभी युवा नहीं हुए हो। शबाब का एक अच्छा सा शेर सुनाया उन्होंने, लेकिन दुबे जी आप भ्रम में हो। बहुत जल्दी युवा हो जाते हैं आजकल के बच्चे। हम आप तो रहटल रहे होंगे, हम तो कुछ ज्ञान न रखते होंगे। आज इस दूरदर्शन के युग में, इस टेलीविजन के युग में सब कुछ जानते बच्चे। मेरा अपना बच्चा जो जिसके बारे में बता रहे थे सिडनी में है, जब वो छोटा सा था वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो सीढ़ियों से एक मोखला है जहाँ से नीचे ड्राइंग रूम दिखाई देता है मेरे घर में। तो बहुत गंभीर होकर वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, साथ में बात कर रहे थे। उसके दोस्त ने सोचा हम अकेले बैठे हैं तो अकेली बात कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अरे मैं एकदम झटक गया, ये इतने बच्चे क्या बात कर रहे हैं। मैं रुक गया, मोखले में देखने लगा। तो मेरे बेटे ने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे नहीं होते हैं। तो सुबोध जी आप अबोध न मानो इनको, ये सब जानते हैं और जो जानना चाहिए उससे आगे जानते हैं, और जो नहीं जानना चाहिए जितना जान लिया उसको एक किनारे रख के आगे बढ़ते हैं। हम हमारे मोहल्ले में, अहीरपाड़े मोहल्ले में, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को देख लिया तो ऐसा लगता था कि आंखों से ही छू के उसको खराब कर दिया। बड़ी कुंठाएं थी साहब। अगर बात हो गई तो कमाल कर, तो करामात हो गई। अगर चिट्ठी पकड़ ली गई तो वो तो पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय हो गया। तो जितनी दूरियां बना के रखी गई उतनी ही कुंठाएं पैदा कर दी गई। लेकिन अब बड़ा अच्छा लगता है, एक साथ पढ़ते हैं, मिलकर बढ़ते हैं। यहाँ भी 1/4 संख्या है, 2/3 3/4 लड़के हैं। तो इस अनुपात को बराबर करिए। लड़कियां भी बराबर हों तो लड़कों को भी ऊर्जा मिलेगी। इसलिए और अच्छा है कि इतनी संख्या में कन्याएं आ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और स्पर्श कोई पाबंदी नहीं है, स्पर्श में कोई कुंठा नहीं है। तो इस बदलते हुए युग में आज सुबोध जी ने स्वीकार किया कि 3 साल में मेरी धारणा बदल गई। 3 साल पहले तक मैं ये समझता था कि आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घूमते हैं इकट्ठे, कभी कभी कंधे पे हाथ भी मार देते हैं, जिस भाषा में, अनौपचारिक भाषा में बात करते हैं वो बड़ी अभद्र लगती है। लेकिन नहीं, मैंने ये देखा कि एक दूसरे के कितने सहयोगी हैं, एक दूसरे के कितने मित्र हैं, संकट में एक दूसरे के काम में आते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वो तिरुवल्लुवर जो सामने खड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी गुप्ता जी। उन्होंने कहा था कि ज्ञान कितना है? ज्ञान तो धरती सदृश है। मेरे पास कितना है? मेरे पास मुट्ठी सदृश है, मुट्ठी जितना है। तो मैंने सोचा कि तिरुवल्लुवर के पास अगर मुट्ठी सदृश ज्ञान था तो हे अशोक चक्रधर तेरे पास कितना है? मुट्ठी भर तो ना होगा, तो चुटकी भर होगा। वो भी चुटकी बजाते कहीं गिर न जाए, वो भी संभाल के रखना पड़ेगा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जो सीखा चुटकी भर सीखा, धरती भर है बाकी। जो सीखा चुटकी भर सीखा, धरती भर है बाकी।
उस पर अहंकार दिखलाना है ये सीख कहाँ की? इल्मों के मैखाने से जितना चाहो पी डालो, हर पल रहता खुला और हरदम तत्पर हैं साकी। जो सीखा चुटकी भर सीखा, घटती रहेगा। सीखने के लिए सिर्फ कक्षाएं नहीं, हमारे अंतःचक्षु, हमारी ज्ञानेंद्रियां कहां से क्या प्राप्त कर लें वो देखने की बात है। कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, एक छठी होती है सुप्त, जो 6th सेंस से प्राप्त करती है। आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से, इन 5 प्रकार से हम ज्ञान का इंटेक करते हैं, ज्ञान हमारे अंदर आता है। अब मैं किसी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि ज्ञान का इंटेक जो है आंख के जरिए 80% होता है, कान के जरिए 10% होता है, नासिका के जरिए 5% होता है, स्पर्श के जरिए 3% होता है और जिह्वा के माध्यम से 2% होता है। इस तरह से उन्होंने एक मोटा मोटी वो बनाया। तो आंख बड़ा काम करती है, आंख जो देखती है, आंख जो उतर जाती है, आंख जो एक दूसरे का बनाती है एक दूसरे को, आंख बहुत ज्ञान देती है। लेकिन जो नेत्रहीन हो वो, क्या उसके पास ज्ञान नहीं होगा? उसके कान आंख बन जाते हैं, वो कान से आंख का काम लेता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं। मेरे एक मित्र भुवनेश्वर एलिया उनका नाम था, शायर, बहुत अच्छे शायर, जन्मांध। मैंने पूछा कि किसी दुर्घटना में आंखें गई? बोले नहीं, मैं जन्म से अंधा हूं। कोई उजाला दिखाई देता है किसी प्रकार का? नहीं, स्याह सन्नाटा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कमरे में गया उनको बिठा के, जब वापस आया तो बोले अशोक जी ऐसा है कि ये बल्ब बंद करके रोड जला दीजिए। मैंने कहा मूर्खानंद शास्त्री, तू हमें बना रहा था, ये दिखाई नहीं देता, ये क्या है? रॉड और बल्ब की उजाले का अंतर तुम्हें पता है? तो बोले नहीं पता, उजाले से इसका कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे पता लगाया? तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं विश्वास करने के लिए बाध्य हूं और आप भी मान जाएंगे कि जो हमारी अक्षमताएं हैं उनको जब हम क्षमताओं में बदलने की चेष्टा करते हैं तो वो अतीन्द्रिय, अलौकिक और अतिमानवीय हो जाती है। उन्होंने कहा कि बल्ब से निकलने वाली जो ऊष्मा है वो मेरे हाथ पर एक अलग तरह का प्रभाव देती है और रॉड से निकलने वाली ऊष्मा मेरी त्वचा को अलग तरह से झंझट करती है। तो स्पर्श के माध्यम से, न कि कान के माध्यम से, तो सिर्फ कान के जरिए नहीं, स्पर्श के माध्यम से भी उसने ज्ञान लिया। कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे अंदर, ये क्षमता क्या मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, बशर्ते कि हमारी आंख पर पट्टी बांध के हमें गांधार बना दिया जाए। गांधारी तो नहीं। और हमसे चुनौतियां दी जाए हमें कि तुम करके दिखाना है, तो कान से भी सुनेंगे, जीभ से चखकर भी ज्ञान लेंगे और उसकी तुलना में ज्यादा ज्ञान लेंगे कि ये बेड़ई शंकर हलवाई की है या गुसाई बेड़े वाले की है। क्योंकि आमतौर पे आप अंदर पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जिसको भगोना नहीं, जिसको पता नहीं कि कौन से दोने और किस डिब्बे में आई है, आपको शंकर हलवाई के डिब्बे में मिली तो आपको पता लग गया शंकर हलवाई के डिब्बे में। जिसने डिब्बा नहीं देखा वो तो स्वाद से ही पता लगाएगा ना, वो तो नासिका से ही पता लगाएगा ना कि कौन सी बालूशाही कहाँ की बनी हुई है। तो वे सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी सकर्मक हो जाती हैं। स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है और शताब्दियों की हमारी सांस्कृतिक नदी ने जब एक साथ मिलकर नहाए, पानी ने सबको स्पर्श किया, लेकिन अचानक जब दुर्भावनाएं आईं तो घाट अलग बना दिए गए, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग। उस पानी को भी स्पर्श नहीं होने दिया जहां कोई नहाई या कहीं कोई नहाया। खुद स्पर्श करने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन ये युग जहां बालक बालिका मिलकर एक कक्षा में एक दूसरे की मदद करते हैं, स्पर्श अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, स्पर्श भी मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। आप क्षमा करिएगा, कोई ये ना कह जाए कि हमारे बालकों को बिगाड़ गया। लेकिन तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियो, नाचती क्यों हो?
तट ने तुम्हें नहीं बुलाया, लहरों को लांचती क्यों हो? हवा ने पवन ने कोई गीत नहीं गाया, डालियो नाचती क्यों हो? दोनों और भी झूमने लगी हर्ष से, मिलकर बोली स्पर्श से। जब तक स्पर्श नहीं होगा पवन का पत्तियों के साथ, स्पर्श नहीं होगा लहरों का तट के साथ, तब तक वो थिरक नहीं आएगी, वो उमंग नहीं आएगी। वो उमंग जो आप त्रिविधा में मनाने जा रहे हैं, एक सांस्कृतिक उत्सव जिसके आप सब गवाह बनने जा रहे हैं। तो मित्रों, नए बच्चों में मेरी बड़ी आस्था है और मैं बहुत ही भविष्यवादी हूँ। एक छोटी सी कविता ताज़ा, सुबोध जी आपने न सुनी होगी, पिछले दिनों मैंने लिखी है अखबार में। हर सोमवार मंगल बुध को मेरी एक कविता आती है भास्कर नाम की, 50 लाख उसके पाठक हैं। तो उसमें एक कविता छपी थी पिछले सप्ताह। बहुत जोर से रो रहा था बच्चा। बच्चों आप भी सुन लोगे तो अच्छा लगेगा। ये अगले कार्यक्रम की तैयारी में चल रही है, आप भी सुन लो। बहुत जोर से रो रहा था बच्चा, परेशान हो गए चक्रधर चच्चा। उसको चुप कराने के लिए दिखाया 500 का हरा नोट, लेकिन नोट में देखा पता नहीं उसको कौन सा खोट। हाथ से छीन लिया, छीन के फेंक दिया, फेंक के घूरने लगा और जोर जोर से भैंकरे पूरने लगा। उसे चुप कराने के लिए फिर मैंने उसे दिखाया 1000 का नोट नारंगी। इस पर तो और भी जोर से रोया बेढंगी। मैंने सोचा इस बच्चे को चुप कराने की मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि बच्चे में पैसे के लिए कोई आसक्ति नहीं है। फिर उसे एक सफेद कागज और पेन देते हुए कहा, यारी लो कर लो चित्रकारी, राजा बच्चे हो ना। उसने बंद किया रोना। चमक गए दोनों नैन, ले लिए कागज और पेन, कभी इधर देखे कभी उधर, पेन को थामे हुए थे दोनों अधर। मैंने सोचा कि हमारे सोच में है लोचा, कितना भ्रमात्मक है। बच्चा लालची नहीं होता, रचनात्मक है। बच्चा लालची नहीं होता, रचनात्मक है। तो कल्पनाओं की दुनिया का वो बादशाह, जैसे आप सब हैं, अब सोचते हैं कि क्या करना है। कल्पनाओं की दुनिया का वो बादशाह, अचानक उसमें आया उत्साह। और इन पंक्तियों पे आप सबका, उस बच्चे के प्रति आशीर्वाद चाहूंगा। कल्पनाओं की दुनिया का वो बादशाह, अचानक आया उसमें उत्साह। बोला, अंकल अंकल मैं ना इस कागज पे ना गोल अंडा बनाऊंगा, लाओ वो नारंगी और हरे कागज भी दे दो, ऊपर नीचे रख के ना भारत का झंडा बनाऊंगा। तो है ना शानदार मेरा भतीजा। इससे क्या निकला नतीजा? इससे निकला नतीजा ये कि हमारा देश का बच्चा, नौजवान देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए दाम कमाना चाहता है और पूरे ब्रह्मांड में अपना नाम कमाना चाहता है। हमारे दिमागों में, वरिष्ठों के दिमागों में तो 100 तरह का वितंडा है, पर अभिनंदन करिए उस बच्चे का जिसके दिल और दिमाग में भारत का झंडा है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक इस मौसम में जिसमें कि सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, इतने सारे नौजवान जब एक साथ दिख जाएं तो अंदर कुछ ऊष्मा सी भी आती है। बुजुर्ग वालों के साथ बैठ जाएं तो छींकने लगते हैं, थोड़ी ठंड सी लगने लगती है। तो ऊष्मा प्रदायी शक्तियों, भविष्य की ऊर्जाओं, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ जाओ। वसंत का मौसम है। एक संस्कृत के आचार्य वसंत ऋतु पे पाठ पढ़ा रहे थे, तो वो उनका भी कैसे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है आप देखना, मुझे अगर याद आती हो पंक्तियां। वो बोले, छात्रों माघ रचित शिशुपाल वधम श्लोक संख्या 6/2 ध्यान मेरी ओर रखो और हर तरफ से हटा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे महसूस किया वसंत का आना, कैसे उन्होंने वसंत ऋतु को पहचाना। नव पलाश पलाश वनम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत्स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। अर्थात, अच्छा अर्थात के बिना
काम नहीं चलता, संस्कृत के आचार्य का। अर्थात वृक्षों पर आ गए हैं नए नए पात, तालाब कमल पुष्पों से आच्छादित है, रंगत बदल गई है दिग्दिगंत की, अर्थात ऋतु आ गई है वसंत की। छात्रों, जब वसंत ऋतु आती है तो युवा हृदयों में मादकता छाती है, दिल फूलने लगता है, टेसू फूलने लगते हैं, वातावरण में छा जाती है केवड़े की धूल। जब वसंत आता है तो कनपटी में सन्नाटा है, जब वसंत आता है तो थोड़ी सी ऊष्मा लाता है, जब वसंत आता है तो कवि कविता बनाता है। अब वो थोड़े थोड़े देखिए कैसे नीचे की ओर आ रहा है। जब वसंत आता है तो तितली अपने तितले को प्रेम पत्र लिखती है, जब वसंत आता है तो भंवरा अपनी भंवरी को मुगल गार्डन ले जाता है। फिर और आगे, जब वसंत आता है तो मन गार्डन गार्डन हो जाता है, कल्पना इलू इलू करती है। When spring comes, अब तो अंग्रेजी में ही आ गए संस्कृत में, When spring comes, अंदर बजते हैं ड्रम्स। जब वसंत आता है तो बस अंत आता है, तो अच्छे से अच्छा संत भी वसंत में ड्रम्स बजने लगते हैं उसके अंदर। और आपकी ये त्रिविधा में ड्रम्स बजेंगे, रंगोली होगी, प्रतियोगिताएं होंगी, आप आनंदित होंगे और अपनी उन रचनात्मक ऊर्जाओं के सामने लाएंगे जो उस बच्चे के समान होगी, छोटा सा अंडा बनाकर भारत का झंडा बनाने की चेतना वाली। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो देश में अंडा तो अंडा, मुर्गी को ही गायब करने पे आमादा। कितना काला धन स्विस बैंक में चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के सामने है। और बाबा रामदेव ने उठा के इसको कितनी भीड़ इकट्ठा कर ली, वो भी राजनीति में आ गए। वो लालू यादव जो रामदेव जी के बड़े प्रशंसक माने जाते थे, कल टेलीविजन पर बोल रहे थे पगला गया है सब, क्योंकि अपने क्षेत्र में किसी और की दखलंदाजी कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन ये स्विस बैंक एक चमत्कार तो है। आपके मनोरंजनार्थ मैं आपको एक बंदिश सुनाता हूं, राग स्विस कल्याणी की एक बंदिश। मुझे पता नहीं कितना समय लेना, चलिए इसके बाद मैं आपको मुक्त करूंगा। कोई बात, अगर आप चाहते हैं तो मुझे जरा बता दीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपको और बताऊं। धन्यवाद धन्यवाद। अब ये जो ब्लैक मनी है ये कहां से आता है और जाता कहां है, आए कहां से और जाए कहां रे? मैं समझता हूं कि ये राग की बंदिश एक शोध पत्र के समान है कि कैसे हल्के अंदाज में भी वो चीजें निकाल ली जाती है। काला धन, और इसकी पहली पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग ही अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना कि कवि जो शब्दों का पीछा करता है वो कहां पहुंच गया। तो कोर्ट सखी सरकार सखी से पूछ रही है, कोर्ट ने पूछा था कि भाई कहां से आया, बताओ पते बताओ। सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। आयो कहां से धन श्याम, काला धन। आयो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम। यार से या हथियार से आयो, ड्रग ट्रैफिक व्यापार से आयो, तस्करिया गलियार से आयो, पायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम। नेता से या अभिनेता से आयो, अब हवाला की परिभाषा देखिएगा, नेता से या अभिनेता से आयो, लेता से आयो कि देता से आयो, लोकतंत्र के प्रणेता से आयो, लायो कहां से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहां से धन श्याम। कोर्ट ने अरदास लगाई, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने अरदास लगाई, सीवीसी चुप
सीबीआई बात पते की नहीं बताई, खायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। ना कोई कुर्की ना कोई नालिश, ना कोई बंदिश ना कोई जुम्बिश, स्विस कल्याणी की ये बंदिश, गायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से घन श्याम। और अंतिम इसका बंदिश का चरण है कि अंतर्यामी ये धन रब सा, भगवान जी जैसा अंतर्यामी है, कोई जाति का कैसे। अंतर्यामी ये धन रब सा, अविगत अंतर लोक अजब सा, हम पर ये अन्याय गजब सा, ढायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, पायो कहाँ से धन श्याम, लायो कहाँ से धन श्याम, खायो कहाँ से धन श्याम, गायो कहाँ से धन श्याम, ढायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी। अरे ये तो बहुत सारी लंबी सूची आपने बता दी। इतना नहीं, आप का समारोह शुरू हो गया है। मैं एक कविता आपने मन सुना इनके पास बहुत सारी फरमाइश हैं, तो इनको रहिए, ये आप YouTube पर सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको वहाँ मिलेंगे। मैंने देखा कि आपने मेरी कविता का एक हिस्सा लगाया हुआ है, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। मैंने उन बच्चों पर वो कविता लिखी थी जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती शिक्षा की, लेकिन जीवन के तंग गलियों के, जिंदगी के विश्वविद्यालय उनको जीवन ज्ञान देते हैं, और वो आम मध्यवर्गीय घरों के बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा ज्ञानी होते हैं 10 बरस की उम्र तक, लेकिन उसके बाद उनका IQ धीरे धीरे कम हो जाता है, उनको शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मैं कामना करता हूँ कि आज 20,000 है, अगले वर्ष तक 25-30 हज़ार हो जाए आपकी संख्या, और देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को आपका संस्थान शिक्षा दे। मैं पूरी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देने जा रहा हूँ। अंत में एक कविता सुना देता हूँ। प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास बिना प्रेम के नहीं होता। अगर प्रेम आंतरिक नहीं हो, सिर्फ अगर सुविधा भोगी होना है, तो आप दुविधा में रहेंगे, मैंने पहले ही कहा। लेकिन त्रिविधा तब होगी जब प्रेम को विकास के शीर्ष तक ले जाने के लिए आप हर तरह का श्रम करें और हर तरह के प्रयास करें। पता नहीं ये कविता मैंने बताई थी कि नहीं, पिछले दिनों मेरे जहन पे चढ़ी रहती है। बादल से बोली बदली, सुनिएगा ध्यान से, ये कान से नहीं ध्यान से सुनने वाली कविता है। ऐसे जैसे भुवनेश्वर एलिया अपने स्पर्श को विद्युत के बल्ब से महसूस करता है। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के रहता है। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है, अरे वो तेरा कुछ भला करेगी किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा तुझसे ही तो सरसेगा, अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और अंतिम दृश्य देखिए कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली धूप, दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब। प्रेम से डूब कर बरसिए और अपने संस्थान को ऊंचा उठाइए, नाम रोशन करिए। ओम संस्थाय नमः। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी कविताओं ने हमें मन मुक्त कर दिया। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर माइक to Keshak Chaturvedi and Ankita Fancy.
Thank you, Jaspreet and Pulkit. Good afternoon to all the respected dignitaries, respected faculty members, students and all my dear friends. I am Ankita Fancy of 3rd year BTech Information Technology Department of Engineering. And I, Kinshuk Chaturvedi, student, BTech 3rd year, Electrical and Electronics Engineering Department. Will now take you to the further proceedings. To express our feelings of gratitude on behalf of Hindustan College of Science and Technology family, now our welcome committee members will present a memento to all the respected dignitaries. I request one of the welcome committee members to present a memento to the guest of honor, Professor Ashok Chakradhar. K. Gupta. Now I request our Vice Chairman to present Mr. Y.K. Gupta to present the shawl as a token of honor and gratitude to our guest of honor, Mr. Ashok Chakradhar, for spending his precious time with us.